भगवान के जल अभिषेक के साथ अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम वेद भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशि सत्यम शिवम शरणम सत्यम शिवम शिवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम वेद भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशि सत्यम सत्यम शिवम शिवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम वेद भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशि सत्यम सत्यम शिवम शिवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम वेद भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशि सत्यम सत्यम शिवम शिवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम वेद भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशि सत्यम सत्यम शिवम शिवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम वेद भोगतम अहम भोगतम सत्यम कृष्णांशि सत्यम सत्यम शिवम शिवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु कृष्णांशि सत्यम शिवम शिवम। श्री शिव भगवान को प्रणाम, कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम। निश्चल निष्ठा इप देवी को प्रणाम और दक्षिणया तत्वगुरु जी को प्रणाम। कृष्ण भगवान को प्रणाम। युगल भगवान आदरणीय पंडित सत्यानंद अग्निहोत्री जी जो कि मेरे पहले आध्यात्मिक शिक्षक हुए, उनको प्रणाम। और कुच्छलयम रिसाइक्लिंग हांडी को प्रणाम। प्रणाम है आप सभी को आज की इस शंखधुन में। ये कृष्णाष्ट भगवान की शंखधुन है जिसको हम हर रोज सुनते हैं 11 बजे कृष्णीष्ट भगवान के श्री चरणों में बैठकर। मैं हूँ कृष्णीष्ट भगवान की ही एक भक्त, एक टेक्नोलॉजिस्ट। मैंने मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और इसके साथ ही मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते मैं ये बात समझी हूँ कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकती हैं, या हम जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है। यू गेट अ शॉल फॉर योर सेल्फ, ऑरेंज कलर, गेट अ शॉल फॉर योर सेल्फ, नो दिस इज वेट, गेट अ शॉल फॉर योर सेल्फ। अब उन सभी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना जो हमारी लाइफ में है, उन टारगेट्स को अटेन करना जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है। सिर्फ हमें टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता है। ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजीज़ के जनक हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी हम सभी जानते हैं उसके बारे में, यानी कि ग्रहों की स्थिति को समझ के अपने वर्तमान, अपने भविष्य के बारे में जानना और उसकी जो भी डिस्टर्बेंस है उसके कुछ उपाय ढूंढना। जबकि एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि हम अपना फ्यूचर कैसे खुद बनाएं, अपने भविष्य का निर्माण हम कैसे करें, ये हमें बताती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के जानकार एक्सपर्ट्स गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी, उन्हीं से आज हम डायरेक्ट टेलीकॉल के माध्यम से जान रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। कोशिश करते हैं उनसे कनेक्ट करने की। कॉल करेंगे प्लीज।
क्या आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है और कैसे वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है या हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है? तो आइए आज जानते हैं। बेटा ये बड़े वाला बल्ब चला दो एंड यू सिट नियर दिस। हेलो, हेलो हेलो। ओ, हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हेलो हेलो। हेलो अश्विनी जी, प्रणाम। प्रणाम। आप का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम कृष्णांश भगवान की शंखधुन में, जिसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। आज एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमारी नई पीढ़ी में है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करें या ना करें, कितना मानें, और उन सब कन्फ्यूजन्स के बीच में एक नया सब्जेक्ट निकल कर आया है एस्ट्रोलॉजी। तो क्या आप इस डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है और हमें उसकी नीड क्या है? उस पे जब हम अपने कर्मों पर विश्वास कर सकते हैं, अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं जो भी हम चाहें, तो हम एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के चक्करों में क्यों पड़े? देखिए, अच्छा, पहले तो आप शब्द यूज किया आपने एस्ट्रोलॉजी जी। इससे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ज्योतिष नाम का जो शब्द है वो समझना जरूरी है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी के कंफ्यूजन में के कारण ज्योतिष शब्द अंग्रेजी में है नहीं। इंग्लिश में जब ज्योतिष शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ज्योतिष शब्द का मतलब पता नहीं है किसी को, और हिंदी में ज्योतिष शब्द का मतलब होता है इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति और ईश मतलब ज्ञान, और ज्योति यानी वो ज्ञान, वो नॉलेज जो दिमाग की बत्ती जला दे, यानी इल्यूमिनेट करे, ब्रेन को इल्यूमिनेट करे, माइंड को इल्यूमिनेट करे। तो ज्योतिष शब्द तो बहुत सिंपल सा शब्द है जो सबको समझ आता है। भाई कोई भी नॉलेज अगर आपको मिलती है या आप लेते हो या आपको कोई काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई नॉलेज तो लेनी पड़ेगी आपको। बिना नॉलेज ये कैसे करोगे उसको? और वो नॉलेज जो उस समय जिस समय आपको काम है उस समय में वो नॉलेज अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उस काम को जल्दी कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। नहीं तो आपको पहले टाइम लगाना पड़ेगा उस नॉलेज को इकट्ठा करने में और फिर उसके बाद उसको करोगे। तो जिन लोगों के पास कोई एक काम, मान लो 10 लोगों को करना है, जैसे कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन में पेपर है, एक ही पेपर है, सबको लोगों को देना है, लेकिन जिसको जो नॉलेज होगी उन क्वेश्चंस की वो उनको आंसर जल्दी दे पाएगा, एफिशिएंटली दे पाएगा, ठीक से दे पाएगा, टाइमली दे पाएगा। और अगर जिनको नहीं होगी नॉलेज तो वो पहले नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे, वो नकल मारना जिसको कहते हैं, और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे तो वो कितना कर पाएंगे? नेचुरली एफिशिएंसी वो आ ही नहीं सकती। तो नॉलेज, वो नॉलेज जो आपको समय पर काम आए उसको ज्योतिष कहा जाता है। ओके। तो नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर। अब एस्ट्रोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज कह सकते हो उसको। जैसे आप कंप्यूटर में सुनते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस सुनते हैं ना, जावा आ गई और विजुअल बेसिक आ गई और विंडोज आ गई और इतने सारे नाम आते हैं। तो लैंग्वेज, और वैसे देखा जाए तो कहते हैं भारत देश में हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, ऐसा कहा जाता है। पर एक्चुअली क्या भाषा बदलती है? भाषा नहीं, नॉलेज नहीं बदलती है। भाषा और नॉलेज में फर्क करना, समझना बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश जो है एक्चुअली आधी अधूरी लैंग्वेज है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो गया है। और भाषा में भी अगर प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है तो लोग कहते हैं भाषा बदल गई। कृष्ण, कृष्ण, आकर्षण, मतलब एक कृष्ण के नाम किशन, तो प्रोनाउंसिएशन बदलने से भाषा नहीं बदलती है। भाषा तो वही रही, जानकारी तो वही रही, नॉलेज वही रही, नॉलेज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो
तो ऐसे ही ज्योतिष को जोड़ा जाता है नॉर्मली कि मैं समय की गणना, जी ज्योतिष को जोड़ दिया, ज्यादातर जोड़ दिया गया टाइम की कैलकुलेशन के साथ। जी अब अंग्रेजी में टाइम की कैलकुलेशन कुछ होती है या नहीं होती है मुझे पता नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में डेफिनेटली टाइम की कैलकुलेशन की जाती है। हाँ जी समय की काल गणना जिसको कहा जाता है। जी। और काल गणना का करने की जरूरत क्यों है? आपको घड़ी की जरूरत क्यों है, बताओ मेरे को। घड़ी से तो हम सिंक्रोनाइजेशन में आते हैं। जैसे दो दोस्तों ने आपस में तय किया कि हम 6 बजे मिलेंगे, तो घड़ी से ही हम ये डिसाइड करेंगे कि किस टाइम जाना है, किस टाइम क्लास शुरू वो पर वो टाइम कैलकुलेशन नहीं हुई ना। घड़ी जो है वो टाइम कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन यही हो गया कि लोगों ने घड़ी को टाइम कैलकुलेशन समझना शुरू कर दिया। समस्या यहां से शुरू हुई है। एक्चुअली घड़ी ने जितनी समस्याएं डाली हैं जीवन में, उतनी कंफ्यूजन बढ़ा है। तो घड़ी का मतलब है वो टाइम को सिर्फ इंडिकेट कर रही है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं उसको पता। और हम लोगों ने घड़ी को इतना वो बना लिया कि घड़ी ही सब कुछ है, वो सारा कैलकुलेट करके बता देती है कि ये टाइम हो रहा है। पर ओनली एन इंडिकेशन। टाइम को कैलकुलेट कैसे करेंगे? टाइम तो अपने आप अपनी स्पीड से अपने तरीके से बढ़ता है आगे, उसमें कैलकुलेशन क्या है? यही बात है कि समय की अगर टाइम की कोई कैलकुलेशन होती नहीं तो फिर टाइम ये एस्ट्रोलॉजी क्या हुई? एस्ट्रोलॉजी होती ही नहीं कुछ भी। तो एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती, या उसका कोई मतलब ही नहीं है। टाइम क्या और है? अगर टाइम की कैलकुलेशन ना हो तो आप यहाँ से अगर मान लो आपको अमेरिका जाना है तो आपको पता ही लगेगा आपने कितना टाइम लगाया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो कैलकुलेशन क्या है? ये तो हम घड़ी से नापते हैं कि मैं 6 बजे निकलने थे, हम अपने घर से 8 बजे पहुंचे हैं, इसका मतलब हमें 2 घंटे लगे। तो इससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमें यहाँ से वहां तक जाने में इस वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की कैलकुलेशन चाहिए ना। टाइम की कैलकुलेशन मेरा तो मुद्दा तो ये था कि हमें टाइम की कैलकुलेशन चाहिए, टाइम इंडिकेशन चाहिए। तो अगर टाइम कैलकुलेशन चाहिए तो फिर तो टाइम की समय की गणना करी तो एस्ट्रोलॉजी तो आई गई ना फिर। अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो हमें टाइम की कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में तो हमें टाइम की कैलकुलेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहां से अगर मेरे को एक जगह से मान लो दिल्ली से और चंडीगढ़ जाना है, तो उसका एस्टिमेट लगा रहा है मेरे को कि 3 घंटे में मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है, तो मैं कौन सा वाहन चुनूं, कौन सा व्हीकल लूं, कौन सा कन्वेंस लूं, कौन सा ट्रेवल का मोड लूं? मुझे चूज करना ही पड़ेगा। तो टाइम की कैलकुलेशन आ गई ना, तो बिना टाइम की कैलकुलेशन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। और टाइम की कैलकुलेशन करनी है तो एस्ट्रोलॉजी आई गई। तो एस्ट्रोलॉजी एक सिस्टम है टाइम की कैलकुलेशन का। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी एक सिस्टम है टाइम की कैलकुलेशन का। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में हम टाइम कैलकुलेट करते हैं? नहीं, दो सिस्टम है जो टाइम कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं ना। ओके। मतलब एक पार्ट हुआ, मेन काम जो टाइम कैलकुलेशन मैंने रेफरेंस इसलिए लिया कि कंफ्यूजन जो है, ज्योतिष शब्द जो अंग्रेजी में नहीं है तो उसको समझे कैसे। तो ज्योतिष शब्द को समझाने के लिए मैंने एक टाइम की कैलकुलेशन का रेफरेंस लिया कि घड़ी जो है टाइम की कैलकुलेशन का रेफरेंस नहीं है। ठीक है। अगर आप घड़ी को यूज करोगे तो आपको टाइम कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, उसने दिखा दिया, हमने देख लिया, बात खत्म। लेकिन रियल लाइफ में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। रियल लाइफ में उसकी वैल्यू तो है। देखिए, आप जितना एयर ट्रांसपोर्ट चलता है या जितना आप बताइए, ये कभी नहीं बता सकती कि मेरे को यहाँ से चंडीगढ़ जाने में 3 घंटे लगेंगे।
क्यों? और ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए मुझे, ये घड़ी थोड़ी बता सकती है। घड़ी ये नहीं बताएगी कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन हमारा जितना भी रेलवेज का नेटवर्क है या एयर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, वो सारा ही इस घड़ी के जो टाइम बताती है उसकी कैलकुलेशन पर बेस्ड है। तो ये तो घड़ी जब मर्जी बदल लो, इसका मतलब ये कैलकुलेशन तो जब मर्जी बदल लो, ये कैलकुलेशन थोड़ी है। पर ये तो सिर्फ इंडिकेशन है कि ये जो एक डायल दिखा दिया इसके ऊपर कुछ चल रहा है, ये इंडिकेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। इंडिकेशन है पर ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, सबको ये समझ आती है। नहीं, देखो यहाँ पर यही कंफ्यूजन है, बेसिकली कंफ्यूजन ही यही है। इंडिकेशन तो हर कंट्री अपना, जब हर कंट्री अपनी अपनी लैंग्वेज हो सकती है तो इंडिकेशन भी तो अपना अपना हो सकता है। हो तो सकता है पर है नहीं, वो है नहीं, तो इसका मतलब कंफ्यूजन रखना चाहते हैं ना लोग, कंफ्यूजन में रहना चाहते हैं। तो फिर तो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी किसी चीज का कोई मतलब रहा ही नहीं, मैथमेटिक्स का मतलब ही नहीं रहा कुछ। जो अगर आप कंफ्यूजन में रहना चाहते हो तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है ना। इंडिकेशन और नॉलेज में फर्क समझो। अब दो वर्ड है, एक वर्ड है इंटेलिजेंस जी। देखो, एक वर्ड है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? आप जितनी जल्दी समझ पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, उतने आप इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं, यही गड़बड़ है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, रिसर्च, कि आपने उस जानकारी को कितनी जल्दी खोज लिया, चोरी हुई और चोर को कितनी जल्दी पकड़ लिया। इंटेलिजेंस वो होती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अच्छा, वर्ड ही गलत, मतलब वर्ड, अंग्रेजी का यही प्रॉब्लम है कि वर्ड नहीं समझ, कोई वर्ड का है मतलब कुछ हो रहा है और समझ में कुछ, समझ किसी ने, हर एक ने अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से उसका मतलब समझ लिया जी। आप देखो ना कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होते हैं जी। अगर कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन का कोई डिपार्टमेंट होता है क्या? नहीं, कैलकुलेशन का कोई डिपार्टमेंट अकाउंट्स का होता है, कैलकुलेशन का तो कोई नहीं तो होता। अकाउंट्स का डिपार्टमेंट क्या होता है? अकाउंट्स का डिपार्टमेंट तो सिर्फ ये खर्चा और ये मिला मेरे को जी। कैलकुलेशन क्या हुई उसमें? वो तो मैथमेटिक्स हुआ, सिंपल सा। वो तो जोड़ घटाव है। फिर जी। तो कैलकुलेशन का तो कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। है, इसरो है, नासा है, ये सब कैलकुलेट करते हैं, वो कहते सैटेलाइट्स हैं भेजते हैं, ये मिसाइल्स सब भेजते हैं। ना कैलकुलेट कुछ नहीं करते हैं ये लोग, कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि कैलकुलेशन का डिपार्टमेंट ही नहीं है। उन लोगों को किसी को भी एस्ट्रोलॉजी का पता ही नहीं है। समय की गणना तो एस्ट्रोलॉजी में होती है, तो एस्ट्रोलॉजी को बिगाड़ने के लिए या ज्योतिष शब्द को हटाने के लिए एक एस्ट्रोनॉमी नया वर्ड क्रिएट कर दिया। ओके। तो वो एस्ट्रोलॉजी की डिफॉर्म्ड फॉर्म एस्ट्रोनॉमी हो गई, डिफॉर्म्ड फॉर्म, माइंडेड। हाँ, डिफॉर्म तो है क्योंकि उसमें चेंजेस, एक्सेप्शंस, कुछ ना कुछ आता रहता है। नहीं, वो नहीं है बात, वो नहीं है बात। ये है कि डिफॉर्म फॉर्म इसलिए कहा गया है कि एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत कुछ हो जाता है, समय की गणना होती है। एस्ट्रोनॉमी में समय की गणना नहीं होती, उसमें डिस्टेंस की गणना होती है। हाँ। तो फिर बहुत फर्क है। डिस्टेंस की गणना भी तो जो व्हीकल के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी, जबकि समय की गणना तो बहुत सारी चीजों पे, नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगी। समय की गणना का मतलब क्या है? हाँ, तो ये जो एक्चुअली सवाल है वो ये है कि समय की गणना का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है जी। समय की गणना का मतलब ये है कि मेरे को अगर कोई काम शुरू करना है, नया काम शुरू करना है, तो वो मैं कब करूं? मुहूर्त निकालना। मुहूर्त तो उसको नाम कुछ भी दे दो, नाम तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि भाषा तो कोई भी नाम दे सकती है। एस्ट्रोलॉजी वाले उसको मुहूर्त कह देते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले उसको टाइम, एस्ट्रो टाइम कह देते हैं। तो जब मेरे लिए सुटेबल होगा, हालात ठीक होंगे, हम उस काम को कर लेंगे। इसमें कैलकुलेशन की क्या नीड है? जी, रिजल्ट आएगा नहीं। और जो ज्यादातर जो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, मैं एग्जैक्टली वो बात कर रहा हूं कि जो ज्यादातर प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है वो है इसीलिए क्योंकि कैलकुलेशन टाइम की नहीं करी जाती, पता नहीं है किसी को। नारी ज्ञान इज टोटली मिसिंग। नारी ज्ञान और टाइम कैलकुलेशन का क्या कनेक्शन है? यही तो कि
टाइम कैलकुलेशन की जब बात होगी तो ज्ञान ही चाहिए, सारा नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। प्रकृति की नॉलेज, नेचर की नॉलेज। तो इस तरह से टाइम को कैलकुलेट करना पॉसिबल है कि हम ये जान पाएं कि मैंने इस समय इस काम को शुरू किया है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे या बेस्ट होंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको बेस्ट राइट टाइम पे शुरू करने, वो कहते हैं ना कि एक्शन टेकन एट राइट टाइम इज द ओनली एक्शन वर्क, अदरवाइज वेस्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो राइट टाइम क्या है? राइट टाइम क्या है? यही गणित है, यही कैलकुलेशन है कि और सबके लिए राइट टाइम अलग अलग है। घड़ी सबके लिए एक हो सकती है, पर राइट टाइम सबके लिए एक नहीं हो सकता। राइट टाइम सबके लिए अलग अलग होगा नेचुरली, क्योंकि सबका कॉम्पोजिशन अलग अलग है। मैं नारी ज्ञान का नाम ही इसीलिए लिया। अच्छा, ईच इंडिविजुअल, तो आप ये कह रहे हैं कि समय की गणना सबके लिए, माँ सबकी माँ तो एक ही नहीं हो सकती ना जी। सबकी माँ एक नहीं होगी, हो ही नहीं सकती जी। फिर तो समय की गणना सबके लिए अलग अलग होगी। नेचुरली राइट टाइम इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। तो हम टीम में कैसे काम करेंगे? मेरे लिए समय अलग है, मेरे टीम मेंबर के लिए समय अलग है। तो इसीलिए राइट टाइम जो है काम के लिए डिफाइन किया जाता है, ना कि लोग आदमी के लिए, पर्पस के लिए। अगर ये काम करना है तो इसको किस टाइम पर शुरू करूं कि मेरे को रिजल्ट बेस्ट मिले। वो कहते हैं ना कि जब एक पहले वो होती थी, राजा जब लड़ाई करने के लिए जाते थे तो वो गणना करके जाते थे कि मैं इस टाइम पर अगर जाऊंगा तो मेरी जीत निश्चित होगी। हाँ, तो ये गणित तो करना ही पड़ता था। ऐसे तो अब भी है, विवाह के लिए मुहूर्त निकालते हैं लोग, लेकिन Exactly. कई बार देखा गया है कि उसके बावजूद डिस्टर्बेंसेस आते हैं, क्योंकि वो गणित करना नहीं आता किसी को। गलत किया। वो जो मैंने अभी बताया, जैसे एस्ट्रोलॉजी का जो गणित है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का जो मैथमेटिक्स है, गणित है, टाइम की कैलकुलेशन है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए उसके गणित में के करने में एरर हो सकती है, या उसके लिए जो पैरामीटर चाहिए वो एग्जैक्ट पैरामीटर देने में एरर हो सकती है। बड़े सारे पैरामीटर्स हैं। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में 3 चीजें ली जाती है, जो बच्चे के जन्म का समय, बच्चे के जन्म की तिथि और बच्चे के जन्म की जगह जी। तो 3 फैक्टर। अब बच्चे के जन्म का समय तो एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें 5-10 मिनट का तो इधर उधर होगा ही। क्यों 5-10 मिनट का? क्यों, कई बार घंटों का हो जाता है, पता नहीं लगता। सुबह शाम दोपहर, घड़ी खराब थी, इतने सारे फैक्टर डिपेंडेंट है। माँ को तो पता ही होता है कि बच्चे का जन्म सुबह हुआ है। वर्स्ट पार्ट नहीं, ऑन टॉप ऑफ इट वर्स्ट पार्ट क्या है कि हम लोग बच्चा जो तो पेट में तो आ गया था बहुत पहले, डिलीवर हुआ, अब वो जो टाइम गैप है उस टाइम के बारे में कौन गणित है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी में। हाँ, ये बात तो ठीक है कि बच्चे का जन्म तो उस समय होता है जब वो माँ के गर्भ में आया। जन्म का समय तो एक्चुअली वही है। फिर पर वो समय कैलकुलेट करा नहीं जा सकता। वो समय तो माँ को ही नहीं पता होता नॉर्मली। मैं कह रहा हूँ ना कि वो समय को कैलकुलेट किया ही नहीं। तो घड़ी किस काम आई बताओ मेरे को? घड़ी का क्या फायदा हुआ? तो घड़ी का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं ना। फिर जब समय की कैलकुलेशन करी जाती है तो घड़ी का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन से निकलो कि समय घड़ी से कनेक्टेड नहीं है। समय घड़ी से कनेक्टेड नहीं है। सब घड़ी सिर्फ समय को इंडिकेट करती है, एक वो है बस इंडिकेटर, अपने आप को समझाने के लिए। वो भी एक्यूरेट गलत है, ठीक है, उसका कुछ नहीं पता। प्रकृति से जुड़ी हुई नहीं, मतलब घड़ी इज नॉट कनेक्टेड विद नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है। ठीक है, घड़ी का नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं दूर दूर तक। और समय की कैलकुलेशन सारी की सारी नेचर से ड्रिवन है। पर समय की कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नेचर इज तो सो वर्सेटाइल, यही कहा गया है, है वो। यही कहते हैं, यही कहा गया है
कि क्या काम करना है, उसके लिए क्या राइट टाइम है, और वो राइट टाइम घड़ी से डिफाइन कर सकते हो। कैलकुलेट करोगे नेचर से और डिफाइन करोगे घड़ी से। तो ये कैलकुलेशन हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं कि ये कैलकुलेशन हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं? ज्योतिष में ये ज्योतिष की गणना है। ओके। उसको तरीका कोई भी यूज कर लो, फॉर्मूले कोई भी यूज कर लो। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लेनेट की मूवमेंट पर टाइम को कैलकुलेट करती है, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर टाइम को कैलकुलेट करती है। मैं फर्क समझा रहा था एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तो अभी आपने कहा कि ज्योतिष से हम समय की गणना करते हैं, टाइम की कैलकुलेशन। नहीं ना, समय की गणना करनी है तो हमें ज्योतिष चाहिए। और ज्योतिष के बहुत सारे माध्यम है, मतलब ज्योतिष बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं ना। ज्योतिष एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेज है। जैसे एक मैसेज देना है, किसी को कोई मैसेज देना है तो वो कितनी भी लैंग्वेज में दिया जा सकता है। ठीक है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी एक लैंग्वेज है ज्योतिष की, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी एक लैंग्वेज है ज्योतिष की, ऐसे ही अपना पामिस्ट्री एक लैंग्वेज है, न्यूमरोलॉजी एक लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसमें फर्क ये है कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का फर्क बता रहा हूं, और मेरे ख्याल से ये बाकी सारे सिस्टम जो न्यूमरोलॉजी वगैरह है ये भी सारे के सारे प्लेनेट ड्रिवन है। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो नेचर के दिए हुए प्लेनेट सिस्टम के ऊपर आधारित है, जो समय की गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स एट दैट पर्टिकुलर इवेंट। वो जो इवेंट करना है उस टाइम पर कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एस्ट्रोलॉजी में वो कैलकुलेट किया जाता है। और आपका कंपोजिशन क्या है, तो वो कंपोजिशन अगर मैच होगा तो आपका जो उस टाइम पर अगर आप काम करोगे तो परफेक्ट रिजल्ट आएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी ज्योतिष की ही एक भाषा है या ब्रांच है? हाँ, एक्चुअली ज्योतिष का, ये सब ज्योतिष के अंडर में। ज्योतिष का मतलब ज्ञान है ना, ज्योतिष का मतलब और कुछ है ही नहीं। ज्योतिष का मतलब है वो ज्ञान, वो नॉलेज जो आपको काम करने में सहायक हो। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी में हम 5 तत्वों के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग समय की गणना करते हैं। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स के आधार पर करते हैं। 9 प्लैनेट्स के आधार पर, ये फर्क है। दरअसल ये कंसेप्ट बहुत नया है कि हम 5 तत्वों के कंपोजिशन के आधार पर समय की भी गणना कर लें। अरे ये नया कैसे हो सकता है, तो बहुत पुराना है, क्योंकि 5 तत्वों से सब कुछ बना है तो सारे जानते हैं। हाँ जी। लेकिन कंपोजिशन इसीलिए कहा गया है कि राइट टाइम राइट प्रोजेक्ट के लिए, और हर एक के लिए इंडिविजुअल है, क्योंकि सबका कंपोजिशन अलग अलग है। बने सारे 5 तत्वों से हुआ है, लेकिन उन 5 तत्वों का कंपोजिशन सबका अलग अलग है। हाँ, तो हम ये जानते हैं और ये कंपोजिशन जो है ये तो डिफाइन हो जाता है जब बच्चा पेट में आता है। हाँ बिल्कुल, तो तभी से डिफाइन हो जाता है। तो एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ गई, वो हो गई, इंप्रूव हो गई, जो एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। ओके। 5 तत्वों का कंपोजिशन किसी भी बच्चे का, किसी भी प्राणी का हम जान सकते हैं, और ये डिफाइन हो जाता है उसके गर्भ के समय। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब उसको हम जान सकते हैं नेचुरली। एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह है कि उस कंपोजिशन की पोजीशन, मतलब वो कंपोजिशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी की एक सबसे और समस्या है, एस्ट्रोलॉजी में मेजरमेंट नहीं पॉसिबल। मेजरमेंट तो यहाँ से सूर्य 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट सारे मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, फिक्स है नहीं है, कब कौन सी पोजीशन है, कब मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, दो मोशन साथ में चल रही हैं। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, फिर भी उसकी एक्यूरेसी के ऊपर डाउट रहेगा। जबकि 5 एलिमेंट्स में कोई डाउट है ही नहीं, वो कंपोजिशन फिक्स हो गया, वो कंपोजिशन कभी बदलेगा ही नहीं। जी, पैदा गर्भ में आने से लेकर और मरने तक वो कंपोजिशन सेम रहेगा। अच्छा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा,
कि उस कंपोजिशन में तुम उस कंपोजिशन को कितना मेंटेन कर पा रहे हो, उसमें कोई उसकी जो वो है परसेंटेज है वो तो नहीं हो गई, कम ज्यादा तो नहीं हो गई। ये भी हम जान सकते हैं? ये मेजर हो सकता है, ये मेजरेबल है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। मींस जन्म के समय एक कॉम्पोजिशन था, लेकिन किसी वजह से वो कॉम्पोजिशन में थोड़ा नहीं, कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता है। यहाँ पर कंपोजिशन का मतलब समझो आप, कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो 5 एलिमेंट हैं उनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेंसिटिव होगा। अच्छा, तो वो सेंसिटिव एलिमेंट को अगर हम मेंटेन रखेंगे जी, और वो सेंसिटिविटी मेजरमेंट की जा सकती है उसकी, पर वो होती है तकरीबन 5 साल के बच्चा जब हो जाए, 4-5 साल का, तो उसके बाद हो सकती है कि सेंसिटिव कितना है, एक तत्व सेंसिटिव होगा, ये तो हो गया कॉम्पोजिशन। नहीं, उसका ये तो पता लग जाता है कि उसका, अब जब इंडिविजुअल की एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेशन करी जाती है तो कुंडली बनाई जाती है, एस्ट्रो कुंडली बनाई जाती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनती है, ऐसी इसमें एस्ट्रो कुंडली बनती है। तो एस्ट्रो कुंडली में पता लग जाता है कि कौन सा तत्व सेंसिटिव है और कितना उसकी कितना सेंसिटिविटी उसकी होनी चाहिए, ये तो पता लग जाता है उसका जब गर्भ में आता है, तभी पता लग जाता है। अच्छा, कि कौन सा तत्व, लेकिन मेजरमेंट नहीं हो सकती, मैं तो मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। कितना सेंसिटिव है ये भी हमें जन्म के समय पता लग जाता है। हाँ, मुझे गर्भ के समय पता लग जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो ही हम जान सकते हैं कि कौन सा तत्व सेंसिटिव है और कितना। हाँ, लेकिन मतलब कितना होना चाहिए, नहीं, कितना कौन सा होना तत्व चाहिए, सेंसिटिव है और इसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए। और 5 साल की उम्र के बाद हम ये जान पाते हैं कि अब कितना सेंसिटिव ये है या कुछ चेंज आया है क्या। हाँ, करंट पोजीशन क्या है वो मेजरमेंट 5 साल के बाद ही हो सकती है, क्योंकि बच्चे को तभी समझ में आता है क्या करना है। मेजरमेंट के लिए तो सिस्टम है ना बना हुआ, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो बच्चा समझ पाता है। अगर टेस्ट है, जैसे ब्लड टेस्ट आप करते हैं, ये किसी तरह का कोई टेस्ट है? डिजिटल मीटर है, जैसे थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर तो बच्चा अपने आप थोड़ी लगा सकता है, बच्चे को थर्मामीटर लगाया जाता है। अच्छा, तो ये डिजिटल थर्मामीटर जैसा है? नहीं, नॉट थर्मामीटर, डिजिटल शंख मीटर कहते हैं इसको, डिजिटल शंख मीटर। हाँ, इससे हम ये जान पाते हैं कि अभी की क्या करंट पोजीशन क्या है आपकी सेंसिटिव एलिमेंट की, और फिर हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, जैसे जितना होना चाहिए उतना हो जाए। नेचुरली ठीक वगैरह के तो सिस्टम सारे हैं ही अवेलेबल, मेडिकल सिस्टम सारे के सारे बने ही इसी पर्पस के लिए, उसको कैसे ठीक करना है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि कौन सा तत्व सेंसिटिव एलिमेंट, हाँ, कौन सा एलिमेंट जो है 5 में से कौन सा एलिमेंट जो है सेंसिटिव है और कितना सेंसिटिव उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, मेंटेन रखनी है, स्टैंडर्ड कितनी है, ये 2 चीजें बताती है। अच्छा, ये हमें एस्ट्रोलॉजी से पता लगता है। तो अब हम और ये हर एक का इंडिविजुअल होता है, पर तत्व तो 5 ही है। अब तो अगर कंपोजिशन की बात हो रही है ना यहाँ पर, अब तो अच्छा, तत्व तो 5 ही हैं, पर उन तत्वों का कंपोजिशन सबका अलग अलग है ना। कंपोजिशन सबका अलग अलग है। हाँ, अब हम कंपोजिशन अलग अलग है और सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग है। 2 फैक्टर हो गए, एक तो कंपोजिशन सबका अलग अलग है, मतलब किसी का कोई तत्व सेंसिटिव है और किसी का कोई तत्व सेंसिटिव है। और साथ में फिर उसकी कितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सबकी अलग अलग है, कोई स्टैंडर्ड नेचुरल, हर एक की अलग अलग है, बिल्कुल सबकी अलग अलग है। जैसे हम शुगर का लेवल देखते हैं, थायराइड का लेवल देखते हैं, वो तो जनरल है, सबके लिए इतना ही होना चाहिए। नहीं, ये किसने कहा, उसमें रेंज है कि इस रेंज के बीच में होगा तो ठीक माना जाता है। हाँ, और वो भी कैलकुलेट, वो भी एस्टिमेटेड है, ठीक नहीं है वो, उसमें डाउट है, क्योंकि वो हर साल बदल जाते हैं। हाँ, बदलते तो रहते हैं, इसमें तो कोई क्यों बदल जाता? अगर वो ठीक होते तो बदलते क्यों? अच्छा, वो बदलते इसीलिए क्योंकि उनमें डाउट रहता है, तो वो हमेशा, वो साइंस का मतलब ये है कि उसको स्टैटिस्टिकली हर चेक करते रहो, सैंपलिंग करते हैं। 100 लोगों के ऊपर टेस्ट किया, एक कुछ टेबल बनी, उसमें कुछ रीडिंग ठीक ली, गलत ली, इंस्ट्रूमेंट ठीक था, गलत था, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर रेंज को बदल देते हैं, हर साल रेंज बदल देते हैं। हाँ, अच्छा।
तो उसका कारण यही है कि वो सिस्टम यूजफुल नहीं है, नेचुरल नहीं है, एनफोर्स्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है उस सिस्टम का। अच्छा। और इसमें हम समय की गणना कैसे करेंगे? मैंने किसी पर्सन का हमें तत्व कंपोजिशन पता लग गया कि ये उसका एलिमेंट एक सेंसिटिव है और ये कितना सेंसिटिव होना चाहिए, हमने ये जान लिया। तो ये गणना ही तो है। पर इससे समय की गणना कैसे हुई कि ये इस ये काम समय को से, इस ये समय पे गणना ही शुरू सारी करेगा? समय से हुई है। ये तो गणना बच्चा जब घर में आया उसके बाद ही तो ये गणित शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले कैसे होता? अब ये गणित कहाँ से मिलेगा कि वो कौन से काम को, जैसे स्कूल जाना कब शुरू करे? एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है ऐसे एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है। तो इससे हम ये भी जान सकते हैं कि वो कौन सा काम किस समय पे शुरू करे कि उसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। नेचुरली, क्योंकि अरे जब वातावरण में ये जो कंपोजिशन है, ये वातावरण का भी तो एक कंपोजिशन है, बदलता रहता है। जो सूर्य की मूवमेंट कैसे, चंद्रमा की मूवमेंट से ये बदलता रहता है। वातावरण का कंपोजिशन भी बदलता है और नेचुरली सूर्य की यही फर्क है कि जो 9 के 9 ग्रह मूव कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में तो 9 के 9 ग्रह मूव कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं जी। लेकिन उस समय में, किसी भी समय में कंपोजिशन जो है वो कोई पीरियड है उसका, मेरे ख्याल से 24 मिनट का शायद कहा गया, 24 मिनट का जो पीरियड होता है उस समय में कंपोजिशन वही रहता है। अच्छा, ऐसा कुछ है, गणित है कुछ, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान है, वो बता सकते हैं इस बात को, जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं उनको। जैसे एस्ट्रोलॉजी वालों को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, इनको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड मुझे लग रहा है कि एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है। एक्चुअली इसको एडवांस कह लो या इसको एंशिएंट कह लो। एक्चुअली जो हमारी सृष्टि की जो बनाई गई है, वो सृष्टि इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई है। 5 तत्वों से सब कुछ बना है जी। तो, और अलग अलग बनाने का मतलब है कि 5 तत्वों के कॉम्पोजिशन में फर्क होना। हाँ। आदमी में, इंसान में 84 लाख योनियां कही गई हैं, तो मतलब सोचो कि कंपोजिशन कितने पॉसिबल है और हर योनि के कितने कितने लोग हैं, जनसंख्या। अच्छा, तो ये जैसे कहीं कहीं का मौसम अलग अलग होता है, तो ये एक्चुअली वहाँ का तत्व कंपोजिशन अलग है। एग्जैक्टली। अच्छा, जितनी भी ये हालात बदल गए, प्रकृति बदल गई, ये तत्व कंपोजिशन प्रकृति एक्चुअली चेंज इन प्रकृति इज रिकॉर्डेड इन एस्ट्रोलॉजी प्रिसाइजली, क्योंकि हम तत्व कंपोजिशन का चेंज रिकॉर्ड कर पाते हैं। हाँ। ओके, तो ये तो बहुत ही यूजफुल। तो ये एक्चुअली ये वो टेक्नोलॉजी, इसको अन्यानी सभ्यता से आई है। ये अन्यानी सभ्यता के बारे में मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि नहीं पता है, सुना है कि नहीं सुना है? अन्यानी सभ्यता वो सभ्यता थी जब सृष्टि बनाई जाती थी तो उससे पहले दी गई थी, यानी पहले अन्यानी सभ्यता आई थी, फिर सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था। तो अन्यानी सभ्यता जब आई तभी ये 5 तत्वों का जो हम कंपोजिशन को रीड कर सकते हैं, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं, ये भी आई। एस्ट्रोलॉजी यूज करके ही कंपोजिशन बनाए गए, मैं ये कहूंगा। बनाने वाले ने एस्ट्रोलॉजी यूज की। आप 84 लाख योनियां बनाए भाई, आप ये देखो ना कि जब एस्ट्रोलॉजी थी उसके बाद 84 लाख योनियां बनाई गई। 84 लाख सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाई का मतलब 84 लाख योनियां बनी ना। 84 लाख योनियां तो बनी हैं और सबका कंपोजिशन अलग अलग है। वो इसीलिए क्योंकि पहले एस्ट्रोलॉजी आई, फिर बाकी कंपोजिशन बनाए गए उनके। अभी तो फिर एस्ट्रोलॉजी में तो 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों से फिर 24 मॉलिक्यूल बनाए गए। 5 तत्वों से 24 मॉलिक्यूल। हाँ, और फिर सृष्टि की रचना की गई। अच्छा, तो आप जो ये कह रहे हैं कि 5 तत्वों का कंपोजिशन आप रीड करते हैं, ये एक्चुअली 24 मॉलिक्यूल का कंपोजिशन है जो एस्ट्रोलॉजर्स रीड करते हैं। बहुत कुछ है, मतलब डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो ये बात तो वो कहेगा तो 5 तत्वों के बारे में ही कहेगा, क्योंकि मानव जगत से कनेक्शन है ना। हम तो बात बाकी योनियों की तो बात ही नहीं करते हम लोग। एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट ओनली ह्यूमन रेस। ओके, तो जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर, उनका स्वभाव होता है कि वो मारेंगे या
स्वभाव अलग अलग है सभी जानवरों का, सभी योनियों का। ये स्वभाव इसीलिए अलग अलग है क्योंकि कॉम्पोजिशन अलग अलग है। नेचुरली। ओके, तो इससे तो हम एक तरह से डिकोड कर सकते हैं पूरी एंटायर क्रिएशन को, जो एक्चुअली जब क्रिएट ही इसको यूज, एस्ट्रोलॉजी को यूज करके क्रिएट करी गई है, तो डिकोड तो अपने आप ही उसी से होगी, और कोई तरीका ही नहीं है। जो कोडिंग जिस चीज से की गई है उसी से तो डिकोड करोगे। हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजी यूज करके कोडिंग की गई है योनियों की, और उसी को डिकोड करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली डिकोडिंग द क्रिएशन, बिकॉज एनकोडिंग ही इसी लैंग्वेज में हुई है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और इसके इसीलिए इसके रिजल्ट बड़े एक्यूरेट आते हैं। नेचुरली बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, और इससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं किसी भी पर्सन के स्वभाव के बारे में, उसके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं मोरलेस। जो कहते हैं कि किसी पर्सन को जाना ही नहीं जा सकता, मुझे लगता है कि ये बात ही गलत हो गई अगर हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है। नेचुरली, कम से कम अपने बारे में तो जानना जरूरी है ही, अपने बारे में नहीं जानते लोग। अपने बारे में एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअली यूज है अपने बारे में जानना, और टीम बनानी है तो सबको अपने अपने बारे में पता है, तो वो उनको पता है कि वो गलती नहीं करेंगे। जो अगर गलती करेंगे तो उनका अपना सेंसिटिव एलिमेंट है जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बीमार रहेंगे जी। भाई आप इसमें इतना इसका जो यूटिलिटी है वो देखो कि हर आदमी को अपने सेंसिटिव एलिमेंट का पता है, और किस पर मेंटेन रहेगा पता है, कैसे मेंटेन करना है वो पता है। तो वो टीम उस टीम का मेंबर बनेगा ही नहीं जिसमें उसके तत्व, उसके जो सेंसिटिव एलिमेंट है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे जी। तो तुम्हारे टीम कभी ऐसी बनेगी नहीं जो नुकसान करे। कोई भी टीम का मेंबर प्रोजेक्ट को डिले करे, नुकसान करे, एफिशिएंसी कभी पुअर होगी ही नहीं। तो गलती होने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। बहुत ही नई जानकारी, और वैसे आप बता रहे हैं कि ये एंशिएंट जानकारी है, पर सुनने में नई लग रही है जी। और ज्योतिष के बारे में जो एक नया आउटलुक आपने आज बताया, क्योंकि अभी तक यही माना जाता था कि किसी से जान लो तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कंफ्यूजन फैला हुआ था ज्योतिष के बारे में, जो आज आपने क्लैरिटी की कि समय की गणना करना ही ज्योतिष है, और एक्यूरेटली पॉसिबल है अगर हम 5 तत्वों के कॉम्पोजिशन को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कि डिफाइन हो जाता है बच्चे का उसके गर्भ के समय, वातावरण का होता है 5 तत्वों का कॉम्पोजिशन, प्रकृति। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी और एड ऑन इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये असल में डिफाइन हो जाता है जब विवाह होता है। तो अभी तो आपने कहा गर्भ के समय, हाँ, तो बच्चे का गर्भ के समय, पर उसकी जो फंडामेंटल्स है वो विवाह के समय, अगर विवाह की मैचिंग ठीक ना हो, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर अगर मैचिंग नहीं करते हैं, तो चांसेस है कि बच्चा जो होगा वो बीमार पैदा होगा। ओके। एटलीस्ट गर्भ में बीमार आएगा। अच्छा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही एस्ट्रोलॉजी में जो मैचिंग करी जाती थी, वो उस मैचिंग का बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता था, वो 2 लोगों की मैचिंग की जाती थी। हाँ, गुण मिलाए जाते हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजी में जब मैचिंग की जाती है तो ये इंश्योर किया जाता है कि आने वाला बच्चा भी बीमार ना हो। ओके। तो मैचिंग का बेस आने वाले बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, ना कि उन दोनों के आपस के उसमें। तो यानी कि जब हम एक कपलहुड बना रहे हैं, एक पति पत्नी बन रहे हैं, एक लड़का हाँ। लड़की, तब उन्हें ये मैचिंग जरूर करा लेनी चाहिए कि उनकी वो आगे जनरेशन कैसा चाहते हैं। आज की तारीख में देखो ना, अब लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चा आएगा तो बीमार हुआ तो मैं तो सारे दिन उसी के सेवा में लगी रहूंगी। जी बिल्कुल। अब पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो बनती ही जा रही है। करेक्ट। तो उसीलिए ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो अगली जनरेशन कैसी आए उसके हिसाब से मैचिंग करती है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम मैचिंग भी कर सकते हैं, और अगर ये मैचिंग एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कराई तो फिर हमें गुण मिलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे वो एक किस्म से गुण मिलाना ही हो गया, गुण ही ये मिलाना। बाकी कुछ करने की Means जरूरत ही पति नहीं। पत्नी के बीच में तो एस्ट्रोलॉजी मैच। इज परफेक्ट सिस्टम टू एग्जीक्यूट मैरिज। अच्छा, नेचुरली, क्योंकि इसमें आप सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। मेनली सी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो एलिमेंट्स हैं वो जो दोनों के सेंसिटिव अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए क्या केयर करनी है मैरिज के टाइम पे वो बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी का तो मैरिज का सिस्टम भी, एस्ट्रो मैरिज का सिस्टम भी अलग है। अच्छा, केयर कैसे करनी है दोनों को? हाँ, वो क्यों अपने, क्योंकि वो उसके बिना तो शादी चलेगी नहीं। हाँ जी। तो मैचिंग और नेक्स्ट जनरेशन के आधार पर, और आपस में उनका ठीक चले, तत्व सेंसिटिव हो, बीमारी ना आए, रोग ना हो, तो वो सारी की सारी जो प्रोसीजर है उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। जी। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम बचा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, खासकर फैमिली रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। यस। संतान जो आती है वो बीमार ना आए, ये पेरेंट्स इंश्योर कर सकते हैं अगर मैरिज के टाइम एस्ट्रो मैचिंग कराएं। डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी कहा जाता है, एक सब्जेक्ट है डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी। तो वो एस्ट्रोनिधि के ऊपर ही आधारित है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी, ओके। तो डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी इज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है अगर एस्ट्रो मैच लड़का लड़की करवाते हैं। राइट। और इसके साथ ही हम कॉम्पोजिशन को समझ सकते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं कि किस काम को किस तरह किस टाइम पे शुरू किया जाए जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। करेक्ट। और ये भी जाना जा सकता है कि हम क्या नहीं कर सकते। तो ऐसी फ्रीडम फ्रॉम फेलियर इज प्रैक्टिकली पॉसिबल थ्रू एस्ट्रोलॉजी। यस। ओके। तो ये अश्विनी जी, आपने नई डायरेक्शन, एक नया डायमेंशन जोड़ा है आज ज्योतिष के साथ, जो एग्जिस्ट तो करता रहा होगा लेकिन इसके बारे में पता कुछ भी नहीं था। एटलीस्ट हमारी व्यूअर्स को आज ये नई जानकारी मिली होगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोगवान टीवी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और शंखधुन की टीम की ओर से भी प्रणाम। तो आज के लिए इतना ही, प्रणाम। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, प्लैनेट्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे लिए कब सुटेबल समय होगा मैरिज का, या जॉब शुरू करने का, या बिजनेस शुरू करने का। इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है क्योंकि सभी प्लैनेट्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्यूशन उनका होता है। इसलिए ये जानकारी, ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें एरर होने के बहुत चांसेस रहते हैं, गलतियां होती भी हैं। और इसी वजह से आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है खास तौर से, वो एस्ट्रोलॉजी पर क्वेश्चन उठाने लगी है। अश्विनी जी, जो कि एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, IISc बेंगलोर से इंजीनियर हैं, और कई तरह के सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इनोवेशंस करते रहे हैं, रिसर्च के एरिया में इन्होंने विशेष काम किया है। उन्होंने आज ये बताया कि एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित है इस पूरी सृष्टि की क्रिएशन, यानी कि 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन सबका कॉम्पोजिशन अलग अलग है, इसीलिए हम सब अलग अलग हैं। हमारी 84 लाख तरह की योनियाँ, यानी कि फिजिकल डिज़ाइंस हैं, और इसके अलावा हर एक जगह का एनवायरनमेंट अलग है, वातावरण अलग है, मौसम अलग है। ये इसलिए क्योंकि 5 तत्वों का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। किसी भी पर्सन का कॉम्पोजिशन, उसके तत्वों का कॉम्पोजिशन डिफाइन होता है उसके जन्म के समय, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में आया बच्चा, और उस समय ही ये जाना जा सकता है कि इसका तत्व कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि कौन सा तत्व इस बच्चे का सेंसिटिव है और कितना सेंसिटिव इसे होना चाहिए। ये हम सब का इंडिविजुअल है, अपना अपना होता है। और एक एज के बाद, 5 साल की उम्र के बाद, हम ये जान सकते हैं कि अभी करंट पोजीशन क्या है, स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ये तो हम जन्म के समय से ही जानते हैं, पर अभी कितना है, ये तत्व कितना सेंसिटिव अभी है, ये हम जान सकते हैं मेजरमेंट के थ्रू, जिसको डिजिटल शंख माप कहा गया है।
अब एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशंस हमारे लिए लाइफ के हर एक एरिया में एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि हम ये जान सकते हैं कि हम कौन से काम को किस समय में शुरू करें, कौन सा काम हम कर ही नहीं सकते, हम उस टीम का मेंबर ना बने जो काम हमारे लिए सुटेबल नहीं है। हम किसी भी तरह से अपने सेंसिटिव तत्व को डिस्टर्ब न होने दें। और इसके साथ ही अगर मैरिज से पहले ऐशो मैच करा लिया जाए, यानी कि लड़का लड़की अपने मैच करा लें कि उनके सेंसिटिव तत्व दोनों के क्या क्या हैं एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके, और मैचिंग करके ये समझा जाए कि आने वाला बच्चा बीमार तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मिसमैच है तो बीमार बच्चा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। संतान डिवाइन हो, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर हम एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हैं, और रिलेशंस की हेल्थ को हम बहुत मेंटेन कर सकते हैं आसानी से एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स को हम कंसल्ट कर सकते हैं। अश्विनी जी अग्रवाल खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनसे आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं 9999909149 पे। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ निधि कंसल एमटेक। मैं आपको हर रोज़ शंखधुन सुनाती हूँ, और आज टेलीकॉल के माध्यम से अश्विनी जी से बात करके हमने समझा एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का फ़र्क। आज के लिए इतना ही। युगल भगवान की आरती करके आज का ये सेशन एंड करते हैं। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। जय कृष्ण।